हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका। आज हम लोग और एक नया चैप्टर देखेंगे, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। ओके, ये एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है उस पर 10th में बेसिकली जो आपके केस बेस्ड स्टडीज आती वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और उसी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसमें। और अल्टीमेटली ये वाला पूरा चैप्टर जो है वो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है भाई, और अच्छे से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ एडिंग वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, है ना। हम लोग अल्टीमेटली देखते हैं कि भाई बहुत सारे वेस्ट जो है हम लोग सडनली इन्वायरमेंट में डाल देते हैं और वो ह्यूज अमाउंट में एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। एयर पॉल्यूशन बोल दो या फिर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर थ्रोन अवे इन द इन्वायरमेंट, राइट। बहुत सारी एक्टिविटीज में हमारे ये कचरा बनता है और हम लोग उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं। दिस वेस्ट कॉज द पॉल्यूशन। कौन कौन से पॉल्यूशन कॉज करता है? एयर है, वाटर है, सॉइल है, इस सारे पॉल्यूशन कॉज करता है। द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस आर ऑफ द टू टाइप्स। मेन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ये जो है डिकम्पोज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें हम लोग तो बायोडिग्रेडेबल आर दी वेस्ट विच आर डिकम्पोज इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू ब्रेक डाउन हो सकता है उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जिसे हम लोग डोमेस्टिक पर्पज से जो भी वेस्ट निकलता है या फिर एग्रीकल्चर से जो भी वेस्ट निकलता है वो सब इसी कैटेगरी में इंक्लूड होता है। लेदर है, पेपर है, एनिमल डंक है, एनिमल बोन्स है, ये सब इसी में इंक्लूड है। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब non biodegradable are the waste which are not decomposed by the माइक्रोबियल एक्टिविटीज। माइक्रोबियल एक्टिविटीज की वजह से इनको और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलिथीन बैग है, सालों साल वैसी रहेगी, पॉल्यूशन कॉज करती रहेगी बट डिग्रेड नहीं होगी। फिर फाइबर्स है, ग्लास है, मेटल्स है, सिंथेटिक रबर्स है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जैसे बहुत सारे केमिकल्स है जिनका डिग्रेडेशन ऑकर नहीं हो पाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अगर हम लोग बात करें तो इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरेक्शन से बना हुआ है। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ all the living organism in an area along with a non-living components and their interaction। मतलब the interaction between the biotic and abiotic factor, मतलब living और non living के बीच का जो interaction है वही बनाता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आता है हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रास लैंड, माउंटेन, ये सब जो होता है वो अल्टीमेटली नेचुरल इकोसिस्टम है जो कि नेचर ने खुद दिए हुए इकोसिस्टम्स है। ओके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, जैसे गार्डन है, पार्क है, या आपने एक जगह क्रॉप लगा दी, राइट, ये सब क्या है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखें तो मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है वो लिविंग थिंग से बने हुए होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल या माइक्रोब्स इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, दे कंसिस्ट ऑफ, इनमें आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, राइट। प्लांट आएंगे प्रोड्यूसर्स में, एनिमल्स आएंगे कंज्यूमर्स में और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे डिकम्पोजर्स में। उसी तरीके से अगर हम लोग मतलब बायोटिक में हमारी 3 कैटेगरीज हो गई, एक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स की। अगर हम लोग बात करें प्रोड्यूसर्स की तो प्रोड्यूसर्स आर दी ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। वो फोटोसिंथेसिस कर अपना खाना खुद बनाएंगे। कंज्यूमर्स जो है उनमें बेसिकली हर्बीवोरस जो डायरेक्टली प्लांट से फूड गेन करेंगे। कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाएंगे। ओके, ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाएंगे, ये आते हैं ओमनिवोरस में से। कंज्यूमर्स में भी 3 कैटेगरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ओके, फिर आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स में आते हैं सारे हमारे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारी चीजें क्या करती है, आर दी माइक्रोब्स विच डिकम्पोज द डेड एंड एनिमल्स। जो डेड प्लांट है और एनिमल्स है उनको डिकम्पोज करते थे। डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, राइट।
और उसको सॉइल के साथ में मिक्स कर लेते हैं और सॉइल फिर उनको इजीली अपने न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यूज करता है। इसमें आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट। अबायोटिक कंपोनेंट सेकंड होता है, ये बायोटिक हो गया, सेकंड होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो अबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, विंड है, जो भाई नॉन लिविंग तो है बट इट अफेक्ट द लिविंग बीइंग्स, ओके, तो इनको कहा जाता है अबायोटिक फैक्टर्स। अब हम लोग फूड चेन देखें तो देखिए पर्टिकुलर हर ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हर ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, राइट। तो अ फूड चेन इज द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो फूड के थ्रू एनर्जी का फ्लो बना हुआ रहता है, इसे हम लोग फूड चेन बोलते हैं। दे यूजुअली स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं और ये एंड होती है कार्निवोरस, सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स में इंक्लूड होते हैं। इन द फूड चेन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स में प्रोड्यूसर्स को खा रहा है हर्बीवोरस, तो हर्बीवोरस जो है वो पूरे प्रोड्यूसर से फूड लेगा, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग फूड चेन दी हुई है, जैसे ग्रास प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आएगी, उसको खाया डियर ने, डियर आया प्राइमरी कंज्यूमर्स में, उसको खाया लायन ने, लायन आया सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। वैसे ही ग्रास, ग्रास को खाया इंसेक्ट्स ने, तो यहाँ पर आया इंसेक्ट्स प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग यहाँ पे आया सेकेंडरी कंज्यूमर, और स्नैक जो आया वो यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर, ओके। और एक थर्ड दी हुई है फूड चेन कि जैसे ग्रास यहाँ पर भी है भाई, इसको खा रहे पर मॉथ, राइट। यहाँ पर डियर, इंसेक्ट्स और हर्बिवोरस ये सब प्राइमरी, सॉरी मॉथ्स जो है वो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर फ्रॉग को खा रहा है स्नैक, वो टर्शरी कंज्यूमर में आएगा। हाफ जो है वो लास्ट टॉप मोस्ट कंज्यूमर है। तो हर उसमें जो कंज्यूमर्स है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑल ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज कौन करेगा, तो जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो, राइट। तो ये अल्टीमेटली कुछ सिंपल चेन दी हुई है। अब देखिए सिंपल फूड चेन तो आपको पता है फूड वेब एक चीज होती है, जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती है तो वो बनाती है फूड वेब, ओके। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे फूड चेन, छोटी छोटी फूड चेन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट हो रही है, मतलब प्रोड्यूसर्स को खाने वाले और चार, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले और चार, तो ये बहुत सारी फूड चेन यहाँ पे कोलैप्स हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेटली, इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ सीवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती है तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं फूड वेब। इन अ फूड वेब एन ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम मोर देन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से नहीं मिला तो वहां से ले लेंगे, मतलब इनके पास में ऑप्शंस होते हैं, इनको कहा जाता है फूड वेब, ओके। अब ट्रॉपिकल लेवल, तो ईच फूड चेन में जो ईच लेवल होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन वेयर द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल। मतलब प्रोड्यूसर हुआ पहले ट्रॉपिकल लेवल, कंज्यूमर्स हुए दूसरे ट्रॉपिकल लेवल, है ना। तो द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कंसिस्ट प्रोड्यूसर, द सेकंड ट्रॉपिकल लेवल कंसिस्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स, और थर्ड ट्रॉपिकल लेवल क्या कंसिस्ट करता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट करता है टर्शरी कंज्यूमर्स को। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो है वो चेंज होते जाते हैं। सिंस द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी डिक्रीजेस एट दी, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, द transfer of food energy decreases at every tropical level. The number of tropical levels are limited and do not exceed 4 और 5। 4 और 5 में भाई ये नहीं हो सकते। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे 1 2 3 4 ट्रॉपिकल लेवल है ये, राइट। जैसे प्रोड्यूसर्स को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ने खाया। तो इसी तरीके से ट्रॉपिकल लेवल हो गया, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, तो जैसे जब भाई प्रोड्यूसर्स के पास में बहुत सारी एनर्जी थी, उसका थोड़ा सा अमाउंट हर्बिवोरस के पास गया, उसका और थोड़ा सा अमाउंट कार्निवोरस के पास गया और ओमनीवोरस के पास गया, और उसका थोड़ा सा और अमाउंट कार्निवोरस के पास गया। तो अल्टीमेटली जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा ना फूड चेन में,
फूड चेन में जो भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा उसके पास एनर्जी बहुत थोड़ी आएगी। इसीलिए ये बोलते हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम लोग ईच लेवल पे जाते हैं तो ट्रॉपिकल लेवल में ईच लेवल पे जाने के बाद में जो एनर्जी है फूड की वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए ये फूड चेन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी तो पहुंचे भाई। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ट्रॉपिक लेवल में? तो ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, एब्सॉर्ब 1% ऑफ सोलर एनर्जी फिलिंग ऑन द लीव्स एंड स्टोर फूड एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब भाई प्लांट ने सबसे पहले एनर्जी ली किससे? सन से ली। कितनी परसेंट ली? 1% ली। क्यों? क्योंकि सन सारी एनर्जी तो नहीं दे सकता, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, तो उन्होंने 1% सन से ली, फोटोसिंथेसिस किया, लीफ ने खाना बनाया। ओके, during the transformation of food energy from one tropic level to a next tropical level, 90% energy lost to the environment, only the 10 is transferred to the next tropical level। important चीज है, देखिए प्लांट ने भाई 1% एनर्जी ली थी और उसने पूरे टोटल उसके पास हो गई थी 100% एनर्जी। अब 100% एनर्जी जो है उसने खुद के लिए भी यूज की और कुछ इन्वायरमेंट में इमिट कर दी। ओनली उसको खाने वाले जो हर्बीवोरस थे उनके पास कितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? सिर्फ 10%। So there is a decrease in the amount of food energy transfer at the every tropical level, है ना। ईच ट्रॉपिकल लेवल पे क्या होता है? तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होती है, विच इज नोन एज दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ 10%। 10% का लॉ क्या है? तो एनर्जी always transfer only 10% in a next tropical level। तो नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में कितनी एनर्जी जाएगी भाई? सिर्फ और सिर्फ 10%। अब ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए मैं इसको पहले शॉर्ट में अच्छे समझाती हूँ। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है वो किसमें होता है? हायर ऑर्गेनिज्म में। क्यों होता है? तो हायर ऑर्गेनिज्म हर किसी से फूड लेकर अपने तक वो सारी इंप्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो एनिमल है, राइट, एक ह्यूमन की बात करते हैं हम लोग। एक ह्यूमन ने खाया फिश से, फिश में जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड थे, आपने पेस्टिसाइड प्लांट पे डाले, प्लांट से पेस्टिसाइड बह के नदियों में चले गए, राइट, सॉइल में भी आए नदी में भी गए। अब हुआ क्या? तो भाई थोड़े से पेस्टिसाइड गए थे फिश के पास में, ह्यूमन ने उस फिश को भी खा लिया। फिर थोड़े पेस्टिसाइड गए थे प्लांट के पास, तो प्लांट ने जो ह्यूमन था उसने उस प्लांट को भी खा लिया। मतलब उसके पास में इंटेक कहाँ से आया? वो जो वाटर में बह के गए थे वो वाले भी आए, और जो सॉइल में चले गए थे जिन्होंने सॉइल पॉल्यूशन कॉज किया था वो पेस्टिसाइड भी उसकी बॉडी में आ गए। मतलब जितना ऑर्गेनिज्म हायर होते जाएगा उसके पास में उतने इम्प्योरिटीज के चांसेस इनहेंस होते जाएंगे, राइट। सो हार्मफुल केमिकल like insecticide and the pesticide which are used to protect the crop from the insects and pests are absorbed by the plant and entire food chain। Since these chemicals are non-biodegradable, right? वो केमिकल तो भाई कहाँ आ गए? पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड जो भी हमने प्लांट पे डाले वो कहीं ना कहीं से प्लांट से एब्सॉर्ब होकर फूड चेन में आ गए। अब हमको पता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दे गेट एक्यूमुलेटेड एट द एवरी ट्रॉपिकल लेवल। वो हर ट्रॉपिकल लेवल में वैसे ही उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होते चले जाता है। क्यों? वो डिकम्पोज नहीं हुए, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एज इट इज ट्रांसफर हुए, मतलब वहां से ट्रांसफर हुए अलग और अलग अलग सोर्सेज से आए वो अलग। तो हायर एनिमल्स में उसका परसेंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। Since human being occupy the highest tropical level, और humans ही है जो ट्रॉपिकल लेवल में कहाँ आते हैं? टॉप मोस्ट पोजीशन पे। The concentration of this harmful chemical is maximum in our body, इसलिए उनकी बॉडी में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। This increase in the concentration of the harmful chemical in the body of the organism at the higher tropical level, मतलब कि जो हार्मफुल केमिकल्स है उनका हायर ट्रॉपिक लेवल के जो बॉडीज है उनमें उनका कंजप्शन या उनका एक्यूमुलेशन इंक्रीज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट, यस, बट ऑब्वियसली हम लोग जो वेस्ट क्रिएट करते हैं, जो एयर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं, जितने भी पॉल्यूशन हम लोग कॉज कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ह्यूमंस की एक्टिविटी इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, पूरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, राइट। सो पहला इसका एग्जांपल है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी केस बेस्ड स्टडी में स्टेप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन दी 3 ऑक्सीजन। भाई जब O3, जब एक एटॉमिक O2 वाली जो डायटोमिक ऑक्सीजन है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो वो O3 का मॉलिक्यूल बनाती है, और यह प्रोसेस भी यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ही ऑकर होती है, राइट। सो ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन दी 3 ऑक्सीजन एट द हायर लेवल इन द एटमॉस्फेयर। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू द फ्री ऑक्सीजन एटम। मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे ही यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो वो 2 ऑक्सीजन के एटम्स को ब्रेक डाउन कर देती है, और एक ऑक्सीजन एटम O2 के साथ कंबाइन होकर O3 मॉलिक्यूल बना लेता है, और इसी O3 मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। अगर हम लोग ओजोन को देखें, विच कंबाइंड, अगर ये जो ओजोन है वो हाईली पॉइजनस है, ओजोन जो है वो हाईली पॉइजनस होती है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द हायर लेयर एट द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। रेडिएशन कॉज दी स्किन कैंसर, ह्यूमंस में बेसिकली स्किन कैंसर को कॉज करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देती है ये ओजोन लेयर, ओके। तो द ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज बाय द यूज ऑफ केमिकल। बहुत सारे केमिकल्स को यूज करने की वजह से ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर एक तरीके से हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, जो यूवी रेडिएशन हमको सन से आती है ना, जो हमें स्किन कैंसर कॉज करती है, इम्यूनिटी डिक्रीज करती है, उन सब फैक्टर से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बट ये ओजोन लेयर भी बहुत सारे केमिकल की वजह से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, एक CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर्स है, फायर एक्सटिंग्विशर से इमिट होते हैं, एसीज में भी CFC इमिट होते हैं। सो द यूज ऑफ CFC इज नॉट, मतलब इसको पूरी तरीके से बेंड कर दिया है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो ये ओजोन लेयर है, किस तरीके से हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेडिएशंस को अर्थ पर नहीं आने देती है ये। और अब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तो यूवी रेडिएशंस कंटिन्यूसली अर्थ पे आएगी, जो बहुत सारे अमाउंट में स्किन कैंसर डिसऑर्डर्स, अलग अलग डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगी। अब देखिए, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, अल्टीमेटली हम लोग बहुत कूड़ा कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये कूड़ा कचरा जो है ना वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ही अफेक्ट कर रहा है, और निगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है, राइट। हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होना, एनवायरमेंट पॉइजनस होना, वाटर जो है वो पॉल्यूट होना, राइट, सॉइल पॉल्यूट होना, सॉइल का अनफर्टाइल हो जाना, ये सब इसी वेस्ट के प्रोडक्शन की वजह से ऑकर हो रहा है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना भी जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। सो द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। जितने भी हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज द बायोडिग्रेडेबल, और कुछ जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो गार्बेज जो है वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो कौन कौन सा पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन कॉज करते हैं। गार्बेज जो है वो अल्टीमेटली एयर, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सो इट शुड बी डिपोजिट प्रॉपरली। अगर इसको प्रॉपरली डिपोजिट नहीं किया जाए तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ये गार्बेज के डिपोजिट के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं। उन मेथड्स में कॉमन मेथड है लैंड फिलिंग मेथड, मतलब जमीन के अंदर डालने वाली मेथड। रिसाइकलिंग कर लो, वापस वापस बना लो, जिसको हमको लग रहा है भाई कि जैसे पेपर है, पेपर को हम लोग वापस रिसाइकलिंग करके नए पेपर्स बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम लोग मैन्योर और बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट बना सकते हैं, इससे हम लोग इंसिनेशन कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल का, ओके। और सीवेज को प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर कर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी मेथड जो है हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज के लिए। तो देखिए आप कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, लैंड फिलिंग किस अकॉर्डिंग की जाती है, रिसाइकलिंग किस अकॉर्डिंग की जाती है, ये बताया हुआ है। बायोगैस प्लांट बताया हुआ है जिसमें हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के थ्रू।
फिर है कंपोस्ट का प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग किया जाता है, जो नेचुरल वे में, ये दो मेथड नेचुरल वे में सॉइल को फर्टाइल भी करेगी, मतलब भाई आपका वेस्ट निकलेगा भी बट वो आपके बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं यूज होगा। इंसिनेटर्स जो होते हैं ये इस तरीके के ब्लॉक्स होते हैं जहां पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस को बर्न कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वेस्ट नहीं रहते। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है, तो हमारे घरों में से जो सीवेज निकलता है उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट कर वेरियस मेथड से, पहले उसको हम लोग प्राइमरी सेगमेंटरी टैंक में डालते हैं, फिर रॉ को वहां से जो है ना रिमूव कर लिया जाता है, फिर उसको एरिएटेड टैंक में डाला जाता है, वहां एयर मिक्स की जाती है, फिर उसको मिक्स लिक्वर में जो मिक्स लिक्वर होता है उसमें उसको डाला जाता है सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में होने के बाद में इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन होकर वेस्ट बाहर निकल जाता है, और जो फिर उसके बाद में हमारी जो ऊपर वाली लेयर बचती है उसका हम लोग वाटर रिसाइकलिंग करते हैं, और वो वाटर को हम लोग वेरियस पर्पज से यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वेस्ट को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर दी वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। तो ये चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, फूड चेन फूड वेब है, इस पे कुछ अल्टरनेटिव कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इस पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन है, ये कुछ टॉपिक्स इसमें इम्पोर्टेंट है। आप इस चैप्टर में बस ये इंपॉर्टेंट चीजें कीजिए। ओजोन वाला जो टॉपिक था वो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसमें पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसके लिए आपको लोड लेने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सो ये वाला चैप्टर हो चुका है अपना कंप्लीट, और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगी हर एक लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू।